अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस स्पॉट पीके। लास्ट लेक्चर जो है वो हमारा स्किप हो गया था। उसी के दुख के अंदर जो है वो संडे हमारा गुजरा है। उम्मीद है आप लोगों का दुख कुछ कम हुआ होगा सैटरडे का लेक्चर ना होने की वजह से। लेकिन खैर, मंडे है आज, और आज हम लोग जो है वो दोबारा मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, लेक्चर पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी वार्म वेलकम, और जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया वो अगर मेरी गैबी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, वैसे तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन अगर उनका ब्लूटूथ कनेक्टेड है मेरे दिल के साथ, तो वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलेंगे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ना है आज डार्क रिएक्शन, जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। और यकीन करें, हमने साथ एटीपी बनाने का तरीका भी पढ़ना है। ठीक है, एटीपी बनाने का तरीका भी पढ़ना है कि एटीपी कैसे बनाए जाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही कह देते हैं ना कि जनाब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एटीपी बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एटीपी बनते कैसे हैं, उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, चलें जी। नेक्स्ट जो आप लोगों का टेस्ट है एफएलपी का, उसका सिलेबस आप लोगों का क्या होगा सुन लें। उसमें सेल डिवीजन भी आएगा, ठीक है, सेल डिवीजन भी आएगा, प्लस वायरसेस। ठीक है, ये आप लोगों का एफएलपी का सिलेबस है। एफएलपी के अंदर सेल डिवीजन के एमसीक्यूज भी आएंगे, और वायरसेस का जो हमने स्ट्रक्चर, टाइप और एड्स के बारे में डिटेल पढ़ी थी, वो सारी, यानी 2 चैप्टर्स आपके कंबाइंड होकर एफएलपी के सिलेबस में आएंगे। ठीक है सर, आज तो पिंक लगता है किसी से मिलने जाना हो। यार मेरी शादी हुई है, ध्यान करो, कुछ ऐसे नहीं बोलते, घर से निकलवाओगे मुझे। चलें जी। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से वेलकम। ये पंखा पता नहीं क्यों तेज नहीं चल रहा, तो चल पड़े यार, हवा ही दे दे, इतनी गर्मी है। चलें स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। सर वायरस के एमसीक्यू आए, वायरस ना आए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वायरस के एमसीक्यू आने चाहिए लेकिन वायरस नहीं आना चाहिए। वायरस आ जाए तो फिर वो मसला करता है। तो वायरस के एमसीक्यू ही आएंगे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी। अगर आप थोड़ा सा भी परेशान हुए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी। ले स्टूडेंट्स, सर सेल डिवीजन तो हो गया है, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाए ना। एक मरतबा वो चैप्टर वाइज टेस्ट में आता है और एक मरतबा एफएलपी में भी आता है। एक चैप्टर हम 2 मरतबा जो है ना वो उसको टेस्ट से गुजारते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। तो स्टूडेंट्स ले जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस, जिसका नाम है केमिओस्मोसिस। केमिओस्मोसिस में केमिकल्स की ऑस्मोसिस होती है, मीन जब आइंस वगैरह की ऑस्मोसिस होती है, मीन ऑस्मोसिस तो वैसे ही महावरतन कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उनकी एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाया जाता है। ठीक है, चलें जी। केमिओस्मोसिस को समझने से पहले मैं आपके सामने क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करता हूँ, जिस क्लोरोप्लास्ट की हमने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन डिस्कस की थी। ये बच्चों थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। दीज आर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। ध्यान से इनको गौर से देखें, क्या ये वही है जो आप लोगों ने पढ़ी थी? ये क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेनस एनवलप है, और ये जो है ना थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स है। इस मेम्ब्रेन को अगर हम बड़ा करके एचडी के अंदर देखें, ठीक है, तो हमें क्या नजर आएगा? हमें नजर आएगा कि देखें, इस मेम्ब्रेन को बड़ा करके मैं देख रहा हूँ। मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखने का मतलब है
ये देखिए ये मेम्ब्रेन है, दिस इज व्हाट, दिस इज मेम्ब्रेन। अच्छा, इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होगा जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा, लेकिन इतना टाइम नहीं है, सो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से बना लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। ओके, ये आपके सामने फोटो सिस्टम 2 है, PS2। इसके अंदर सारे क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। दिस इज योर PS2। ओके, वर्कशीट अपलोड कर दी सर जी आपने? यस कर दी है। आप लोग उनको सॉल्व करें और एंजॉय करें, ठीक है। सेल डिवीजन की माइटोसिस और मियोसिस दोनों की मैंने वर्कशीट्स अपलोड कर दी हैं, सो एंजॉय। ले जी, उसके बाद हमारे PS2 के बाद बच्चों तीन जो है ना वो कैरियर्स होते हैं। एक का नाम हमें PQ मिलता है, फिर हमें मिलता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद हमें नजर आता है TC। इलेक्ट्रॉन्स इनमें से कैरी होते हैं, मसलन PQ के बाद साइटोक्रोम के पास, फिर PC के बाद, और PC के बाद ये पहुंच जाते हैं PS1 के पास। फोटो सिस्टम 1 के अंदर भी आपको सारे पिगमेंट नजर आएंगे, तो PS1 के पास ये पहुंच जाते हैं। इस दौरान अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस तरह से इनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच जाएंगे PS1 के पास। इस वक्त जो इनकी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से हमने कहा था ATP बनते हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि नहीं बनते हैं। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज होती है उससे ATP नहीं बनते हैं। उससे क्या होता है वो भी सुन लें। ये जो ऊपर वाली स्पेस है इसको हम ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन ये इस थैलाकॉइड के अंदर वाली स्पेस है, ये वाली जेब के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पैसे पड़े हुए, ओहो यहाँ पे ल्यूमन है। ल्यूमन को इंटीरियर स्पेस भी कहते हैं, थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। और ये वाला जो हिस्सा है बाहर वाला, ये वाला सारा, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या आपको याद है कि लाइट फोटो सिस्टम के साथ साथ वाटर के ऊपर भी पड़ी थी, तो वाटर से 3 चीजें निकली थी। एक आपको याद होगा हाइड्रोजन निकले थे, इलेक्ट्रॉन निकले थे और ऑक्सीजन गैस निकली थी। ये हाइड्रोजन इधर मौजूद होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन आयंस आर अवेलेबल हियर, देखें हाइड्रोजन आयंस यहाँ मौजूद है, और कुछ हाइड्रोजन आयन ल्यूमन के अंदर भी मौजूद होते हैं। ल्यूमन के अंदर भी हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं। और एक बात याद रखें, अगर मैं ल्यूमन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं हाइड्रोजन आयंस के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे कर लें। और स्ट्रोमा के अंदर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की तादाद में फिल वक्त बना रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो जहां तक मेरा ख्याल है ना, ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो गया है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बच्चों बातें बिल्कुल ना करें, मैं आप लोगों की चैट डिसेबल करवा देता हूँ। इनकी चैट डिसेबल कर दें ताकि ये फोकस के साथ सुन लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बाद में आप लोग कहेंगे ये क्या हुआ, ठीक है, फिर मैं रिपीट भी नहीं करता ना, आपको पता है। चलें, यहाँ 5 हाइड्रोजन आयन है स्ट्रोमा के अंदर, और ल्यूमन के अंदर मीन थैलाकॉइड स्पेस के अंदर, थैली के अंदर 10 हाइड्रोजन है। तो ये एक बच्चों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो गया है। अंदर जो है स्ट्रोमा के अंदर कंसंट्रेशन कम है और ल्यूमन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी फौरन इन अंदर स्ट्रोमा के अंदर पड़े हुए हाइड्रोजन्स को मिल जाएगी। सो याद रखें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कहाँ जाती है, वो हाइड्रोजन्स को मिल जाती है। जैसे ही हाइड्रोजन्स को एनर्जी मिलती है, ये एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट का मतलब क्या है, ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके ल्यूमन में चले जाते हैं, मेम्ब्रेन क्रॉस करके ल्यूमन में। और ये काम एटीपी के बगैर नहीं हो सकता, बिकॉज ये अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन जा रहे हैं। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाने के लिए
दे मस्ट नीड एनर्जी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूज की और पंप हो गए। पंप हो गए, क्या हो गए? पंप हो गए। पंप का मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन पंप हो गए तो वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की थी, इस वक्त एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर है। ठीक है, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इनके पास है। जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी वो इस वक्त किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है। सो दे आर हाईली एनर्जाइज्ड प्रोटॉन्स। इनके पास ज्यादा एनर्जी है, ये एक्साइट हो चुके हैं। सो मैं हाइड्रोजन ऊपर ले गया हूं। इतनी ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जिनके पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, जब ये वापस डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूज तो होंगे ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तक एनर्जी को रिलीज करके ये वापस डी एक्साइट होंगे, डिफ्यूज होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर इनकी एनर्जी रिलीज होगी। इनकी जब एनर्जी रिलीज होगी ना, तो ये एक एंजाइम में से गुजरेंगे जिस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। दिस इज द एटीपी सिंथेज। यहां से हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज होंगे और जब ये डिफ्यूज होंगे तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर देंगे। वापस आने के लिए इनको डिफ्यूजन करनी पड़ेगी और जब ये डिफ्यूजन करेंगे तो इनकी जो हाई एनर्जी थी वो रिलीज हो जाएगी, बिकॉज ये दोबारा हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट पर आ रहे हैं। तब जो इनकी एनर्जी रिलीज होगी उससे एटीपी बने जाएंगे, रिलीज एनर्जी। और उस एनर्जी को एटीपी कौन बनाएगा? दिस एंजाइम, जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। तो एक बात तो जो मुझे समझ आई है वो ये है कि एटीपी सिंथेज के जो एंजाइम के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। हर चीज ही मेम्ब्रेन का हिस्सा है, बिकॉज ये प्रोटीन्स हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में समझाया कि 60 to 80% तो प्रोटीन्स हैं। ये कैरियर्स भी प्रोटीन्स होते हैं, ये एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्स भी प्रोटीन्स होते हैं। सो दे आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, दे आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो यही एंजाइम के जो कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेज, ये हाइड्रोजन की रिलीज होती हुई एनर्जी को यूज करेंगे और यहाँ कौन मौजूद होगा इंतजार के अंदर? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों एनर्जी का इंतजार कर रहे हैं जो एटीपी सिंथेज ने हाइड्रोजन से लेके देनी है। तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी ये फिर से क्या बन जाएंगे? एटीपी। सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इनडायरेक्टली जो एटीपी को एनर्जी मिली है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की ही एनर्जी है, लेकिन 2 स्टेप्स के बाद मिली है। यानी आपको अब्बू से डायरेक्टली पैसे नहीं मिले, अब्बू ने पैसे अम्मी को दिए हैं, फिर अम्मी ने पैसे आपको दिए हैं। समटाइम अब्बू ऑफिस जाना होता है, आप सोए होते हैं, फिर अब्बू आपके हिस्से के पैसे अम्मी को दे के चले जाते हैं। फिर जब आप उठते हैं तो फिर आप अपनी पॉकेट मनी अम्मी से ले लेते हैं। पैसे तो अब्बू के ही थे लेकिन अम्मी के थ्रू आपको मिले। सो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स की ही थी, लेकिन हाइड्रोजन के जरिए एटीपी बनाने में इस्तेमाल हुए। सो ये इनडायरेक्टली जो है ना एटीपी बनाने का अमल है। इसमें जो हाइड्रोजन हैं वो यही हैं जो पानी से रिलीज होकर आते हैं और बाद में ये NADP के साथ भी अटैच होकर NADPH बना देते हैं। सो दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ केमीओस्मोसिस। और इसके साथ ही जो NADP रिडक्टेज है वो भी यहाँ पे लगा होता है। वो जो मैंने अभी बात बताई है उसके लिए ये नाम याद कर ले, NADP रिडक्टेज। रिडक्टेज भी इसी एंजाइम का ही, इसी मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है। वो इन हाइड्रोजन्स को NADP के साथ रिएक्ट करवा के NADPH बना देता है। सो मेन चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी प्रोटीन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का हिस्सा ही होती है। ठीक है, पंपिंग के लिए हमेशा एनर्जी इस्तेमाल होती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में भी है। चलें इनकी चैट खोलें तो इनके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। हाँ जी बच्चों, पंपिंग कौन करवाएगा मैंने बता दिया। पंप हमेशा लो टू हाई लेके जाता है चीज को एनर्जी की यूजेज के साथ। तो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स ने दे दी, अब वो एनर्जी जो है ना हाइड्रोजन गेन करके
पंप हो जाएंगे। हर चीज पंप, आपको भी ज्यादा पैसे मिले आप भी पंप हो जाते हैं, किसी के हाथ नहीं आते, हवाओं में उड़ रहे होते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास ये अधिकार नहीं है कि वो भी हाई एनर्जी लेवल पे चले जाए? उनको भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिल गई है, तो भी हाई लेवल। ठीक है, सब थोड़ा बड़ा लिखा करें जी। हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, वो पानी से आ तो रहे हैं, पानी पौधों को मिल तो रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, क्योंकि पानी आप दे रहे हैं और पानी टूट टूट कर हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलें फिर आगे, चलें जी, वेरी गुड। प्रॉब्लम पता क्या बच्चों, मेरी ना बचपन की राइटिंग ही छोटी है, ठीक है, मैं कोशिश बड़ी करता हूँ, इससे भी छोटा लिखता हूँ मैं, यहाँ तो फिर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो इस बार मजीद कोशिश करेंगे आपकी बात मानने की, और कोई हुक्म करें। वाटर नहीं मिलेगा तो ये सारा काम नहीं होगा, पौधे मर जाएंगे, है तक ना ही पूछने वाली गल सी पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है पौधों में ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेंगे, पौधे मर जाएंगे। ठीक है, चले ये लिख लें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें से ही बड़े एमसीक्यूज मिल जाएंगे कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन से किसको मिलती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज कब होती है, पंपिंग के वक्त के डिफ्यूजन के वक्त। ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कब होती है, ये भी एमसीक्यूज है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कब होती है, तो याद रखें जब हाइड्रोजन पंप्स होते हैं। सर PS1 के पास क्या क्या लगी है, क्या लगी है, सारा कुछ ही लगा हुआ है। ठीक है, सारे एंजाइम उस मेम्ब्रेन का हिस्सा है। सर हाइड्रोजन आयन एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ल्यूमन में लेते हैं या स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा में लेके ल्यूमन में चले जाते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा से लेके ल्यूमन में चले जाते हैं, एनर्जी मिलके, लेकिन किसी के थ्रू ही पंप होंगे ना बेटे, पंप्स के थ्रू ही पंप होते हैं। आप लोगों को पंपिंग पढ़ाई तो थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पंप होंगे। ठीक है, जो चीज पढ़ ली है उसके बारे में आपको फुल फ्लैज क्लियर होना चाहिए। पंपिंग पंप्स ही करते हैं। एनर्जी रिलीज कब होती है, जब वो वापस स्ट्रोमा में जाते हैं, तब एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जल्दी से? हर चीज लिख दी है, अभी भी आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। एनर्जी रिलीज भी लिख दिया, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर भी लिख दिया। अब कुछ भी पॉइंट मेरा नहीं ख्याल बाकी बचता है। नहीं जी, हमारे पास एटीपी तैयार हो गया है। चलें कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जी, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नंबर 1, type of phosphorylation, type of phosphorylation in which H2O is not splitted। पानी किसमें स्प्लिट नहीं होता जी? अल्फा है आपके पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, और बीटा है आपके पास साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, और चार्ली आपके पास बोथ, और डेल्टा है आपके पास नन। ले जी बताएं किस प्रोसेस के अंदर वाटर रिलीज नहीं होता है? जल्दी से बच्चों जवाब दे दें। हाँ जी, जल्दी से, शाबाश। जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो चल रहा होता है उस वक्त चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ही उस जगह घूम रहे होते हैं, मजीद NADPH वगैरह नहीं बनना होता, सो पानी साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का हिस्सा नहीं बनता है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। और इसके साथ ही अगर मैं एक और एमसीक्यू लिखूं, वाटर इज नॉट सॉरी ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, तो इसका आंसर भी क्या होगा? साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि जब वाटर ही नहीं ब्रेक डाउन हो रहा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन देखें वाटर से ही स्प्लिट हुई थी जो मैंने आपको बताया था। सो जब साइक्लिक फ्लो चल रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन उसी जगह घूम रहे होते हैं, पीछे से
इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे होते, पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, इसका मतलब पीछे से वाटर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, क्योंकि जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वाटर से ही आ रहे होते हैं। सो थोड़ी देर के लिए जब तक साइक्लिक होगा तब तक जो है आपका वाटर स्प्लिट नहीं होगा। जो पहले से स्प्लिट हुआ है उसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे, जो पहले से स्प्लिट हुआ है उसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे। ओके सर, पर H2O H तो ल्यूमन में दे रहे हैं। नहीं बेटे, वो भी डिफ्यूज होकर चले जाते हैं अंदर, दोनों में होते हैं हाइड्रोजन आयन, ल्यूमन में भी स्ट्रोमा में भी। साइक्लिक मतलब बंद तो पानी किसी रिलीज होगा, कॉमन है। ये आपकी बात समझ नहीं आई मुझे। साइक्लिक मतलब बंद तो पानी कहीं, ये क्या लिखा हुआ है? चलें, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा लॉन्ग पाथवे है और कौन सा शॉर्ट पाथवे है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इज अ लॉन्ग पाथवे और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इज अ शॉर्ट पाथवे। तो ये काफी बातें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में डिफरेंसेस बन जाती हैं। सो यू हैव टू मेक अ टेबल of differences between non-cyclic phosphorylation and cyclic phosphorylation। ठीक है, चलो जी, here we go। आपने टेबल खुद से बना लेना। सर O2 कैसे रिलीज नहीं होगा? बेटा जब वाटर नहीं है फिर तो आप लोग बहुत ही बड़े सियाने हैं। ये PS2 है और ये PS1 है, ये PS1 है। यहां से वाटर के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इसमें आते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। अब ये काम ऐसे हो रहा है, सिर्फ ये चक्कर चल रहा है। पीछे से तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे। ये चीज थोड़ी देर के लिए स्टॉप है। जब हमने ये कह दिया ना कि साइक्लिक के अंदर PS2 नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो PS2 से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाते हैं। सो वाटर वगैरह भी बेटे कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ अपनी आसानी के लिए बना लें। पहला आपका जो डिफरेंस होगा किस लिहाज से होगा? PS के लिहाज से। नॉन साइक्लिक में दोनों यूज होते हैं, साइक्लिक में सिर्फ एक यूज होता है। दूसरा आपका डिफरेंस होगा प्रोडक्ट के लिहाज से। नॉन साइक्लिक के अंदर सिर्फ नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनते हैं, जबकि साइक्लिक में खाली ATP बनते हैं। तीसरा डिफरेंस होगा फोटोलाइसिस के लिहाज से। फोटोलाइसिस नॉन साइक्लिक में होगी, साइक्लिक में नहीं होगी। और चौथा होगा ऑक्सीजन के लिहाज से। पांचवा होगा पाथवे, छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। सो मेरा ख्याल है इतने डिफरेंसेस बहुत हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, ये नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंसेस आपने लिख लेने खुद से। नहीं बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं, जिसके ऊपर मेल्विन केल्विन ने काम किया। ठीक है जी, चलें जी, इनकी चैट बंद की जाए ताकि मैं इनको अच्छी सी केल्विन साइकिल समझा दूं और ये बिल्कुल भी फोकस अपना रिलीज ना करें। चलें बच्चों, केल्विन साइकिल समझते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों नाम देते हैं जी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का केल्विन साइकिल को? बिकॉज इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती। होता ये भी दिन के वक्त ही है, शुगर बनती है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं तो रात के वक्त होती है ना, नहीं ऐसा नहीं है, और रात के वक्त नहीं करता, ये होती दिन में ही है, लेकिन उसमें लाइट का इस्तेमाल नहीं होता। तो केल्विन साइकिल समझने के लिए पहले आपको साइकिल के हवाले से मैं एक चीज बता दूं। साइकिल में दो बातें आपने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है, कुछ को पहले से पता भी होंगी। साइकिल ऐसे पाथवे को बोलते हैं जिसमें जहां से रिएक्शन शुरू होता है दोबारा वहीं पर आ जाता है। और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये होती है बच्चों कि इसमें एक प्रीकर्सर होता है जो रीजनरेट लाजमी होता है। प्रीकर्सर लाजमी रीजनरेट होता है। तो सबसे पहले हम साइकिल का प्रीकर्सर लिखेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज भी करते जाएंगे। अल्लाह भला करे, आपका जो प्रीकर्सर है वो 5 कार्बन वाला राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, इसका नाम है RUBP। राइबोलोज इज अ शुगर,
इज अ शुगर, और इसके दोनों एंड्स पर फॉस्फेट लगा हुआ होता है। फॉस्फेट कार्बन 1 पे भी लगे, ये जो गोल दायरे मैंने शो किए ये कार्बन है। RUBP जो है ना बच्चों, ये मैं आपको 2-3 मरतबा पाथवे के फेरे लगवाऊंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। पहले फेरे में सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, दूसरे फेरे में थोड़ी सी क्लियर होगी, फिर तीसरे फेरे में होगी। RUBP एक प्रीकर्सर है, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, और RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाने वाला जो एंजाइम है दैट इज रेबिस्को, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ये MCQ में आपने याद रखना, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी याद किया था। इसके नतीजे में ना बच्चों 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। क्यों? चेक करें, 1 2 3 4 5, 5 तो RUBP के थे, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का था, सो 6 कार्बन पूरे हो गए। दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया? फॉस्फेट। दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया? फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये अनस्टेबल होते हैं, जो 6 कार्बन वाले होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाता है, दरमियान से 3 वाले बन जाते हैं। सो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, तादाद डबल हो जाएगी, दरमियान से टूटे है ना, तादाद डबल हो जाएगी। तादाद को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप इसका नाम याद करें। इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एक एसिड बन जाता है बच्चों, और ये जो एसिड है इसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं, क्योंकि 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। तो ये जो एसिड है इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। जैसे सक्सिनिक एसिड को सक्सीनेट कहते हैं, एसिटिक एसिड को एसीटेट कहते हैं जब वो आयन की फॉर्म में होता है ना, और मैलिक एसिड को मैलिएट, पता नहीं इस तरह क्या देते हैं। तो तमाम एसिड्स को ना इस तरह एट की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो 3 का मतलब है 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ये बन गया। अब जब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, इससे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो पहला प्रोसेस हुआ इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। इसमें जो कार्बन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी बच्चों, अब वो कार्बन इस मॉलिक्यूल का हिस्सा है। इसके बाद ATP आएगा, ATP आएगा वो फॉस्फेट देगा और इसके दूसरे एंड पर भी ATP लगा देगा। पहले कार्बन 3 पे पे फॉस्फेट लगा हुआ था, अब कार्बन नंबर 1 पे भी लग गया। सो ये ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपना फॉस्फेट दे चुका है। इस प्रोडक्ट का नाम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट होगा। बिसफॉस्फो, अच्छा आमतौर पर हम बाय कहते हैं, यहाँ पे बिस क्यों कह रहे हैं? बट बच्चों याद रखें, जब कोई चीज एक ही कार्बन पे 2 मरतबा लगी हो ना तो बाय बाय लिखते हैं, ठीक है, बाय। और अगर एक चीज 2 कार्बन पे लगी हो मुख्तलिफ, मतलब एक कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है फॉस्फेट और दूसरा कार्बन 3 पे लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम बिस का वर्ड यूज करते हैं। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ना, अल्लाह भला करे, ये अब रिडक्शन का शिकार होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है रिडक्शन, और रिडक्शन भी कौन सी? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन वाली, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाली रिडक्शन होगी। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ये भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो है ना वो नोट, सॉरी, गेन ऑफ हाइड्रोजन वाली। रिडक्शन का मतलब ना गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। वो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेंगे जो इसमें गेन करने हैं? तो याद रखें NADPH जो हमने पिछले फॉस्फोरिलेशन के अंदर बनाया है, वो अपने हाइड्रोजन देने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा है। वो अपने हाइड्रोजन दे के NADP बना देगा दोबारा से, तो ये हाइड्रोजन इसको मिलेंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड के अंदर। एक बच्चों मेरी बात हमेशा याद रखने, केमिस्ट्री में पढ़ी भी होगी आपने कि एसिड की जब रिडक्शन होती है तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह बनते हैं। सो एल्डिहाइड ही हमारी शुगर होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डेफिनेशन याद हो, सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। सो इसके फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट भी निकल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर फॉस्फेट भी निकल जाएगा, और उसके साथ साथ इसकी रिडक्शन के बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और उस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, याद रखें, उस एल्डिहाइड का नाम ग्लिसरैल्डिहाइड होगा, जो मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था। मैंने कहा था ये वो ग्लिसरैल्डिहाइड है जो आपको फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल में बनती हुई नजर आएगी। सो ये एक एल्डिहाइड है, हमेशा एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है, और ये शुगर भी है क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और यही हमारा आउटपुट है, इसको हम G3P कहते हैं, G3P कहते हैं, यही हमारा आउटपुट है। बाकी की G3P के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स, वो साइकिल में वापस एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद वो पहले कन्वर्ट होंगे RUP के अंदर। RUP कौन सा मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, उसके एक एंड पर फॉस्फेट जो है वो लगा हुआ है, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है RUBP के अंदर, जिसमें दोनों एंड्स पर फॉस्फेट लगा हुआ है। ये आखिरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया जिसमें RUBP दोबारा बना है, ये रीजनरेशन है। तो मैंने जो पहले बात की थी कि प्रीकर्सर ऐसी चीज होती है जो दोबारा रीजनरेट हो जाती है, तो वो मैंने रीजनरेट कर दिया। अब मैं आपको इसका दूसरा फेरा लगवाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मैं इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी याद करवाऊंगा। याद रखिए बच्चों, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं RUBP के, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। तीसरा कहाँ गया, अभी तो नहीं बना, अब 3 बन चुके हैं। ये 3 मॉलिक्यूल्स RUBP के। अब मैं आपको दूसरी मर्तबा इसका जो है ना इसकी रिवीजन करवाऊंगा। अब मैं आपको कार्बन की अरेंजमेंट और कार्बन के नंबर और मॉलिक्यूल की तादाद के लिहाज समझाऊंगा। सो 3 मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे RUBP के, 3 मॉलिक्यूल, 3 मल्टीप्लाई बाय RUBP, और 3 ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। बैलेंस करके अगर केल्विन साइकिल को पढ़े, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं कार्बन शो कर रहा हूं बच्चों, ये मैं क्या शो कर रहा हूं, कार्बन। अब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का मैं लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, और ये 3 क्या है, ये 3 RUBP है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट। इनके दोनों एंड्स पर फॉस्फेट लगा होना चाहिए, बिसफॉस्फेट है ना, दोनों एंड्स पे जो है वो लगा होना चाहिए। तो अब मैं इन तीनों का रिएक्शन करवा रहा हूं बैलेंस के साथ। 3 मॉलिक्यूल RUBP के हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। पहले का रिएक्शन पहले के साथ कराएं, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। पहला मैंने बीच में लगाया तो ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया, पहला मिटा दिया। दूसरा दूसरे के साथ लगाया, दूसरा भी 6 कार्बन वाला बन गया, दूसरे को मिटा दिया। तीसरा तीसरे के साथ लगाया, ये भी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया। चेक करें, इसको भी मैंने मिटा दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन इस मॉलिक्यूल का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये फौरन से दरमियान से ब्रेक डाउन होगा, 3 मॉलिक्यूल्स के बजाय 6 मॉलिक्यूल्स बन गए। चेक करें, 1 2 3 4 5 6। इन 6 को अगर मैं एक ही तरतीब में लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चौथा, पांचवा और ये बच्चों छठा, ये 6 एसिड्स हैं जिनका नाम 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। क्यों? क्योंकि थर्ड कार्बन के ऊपर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगे हुए। ये 6 मॉलिक्यूल मैंने बना दिए। सो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं 6 मॉलिक्यूल किस चीज के हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल हैं। गिन लें, 1 2 3, 3 थे ना पहले, दरमियान से मैंने तोड़ा तो 6 बन गए। चेक करें जरा, 6 मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, और ये काम करवाया किसने है, ये रबिस्को ने करवाया है। क्योंकि रबिस्को ने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP से रिएक्ट करवाया। इस रिएक्शन के अंदर रबिस्को कार्बोक्सिलेज के तौर पर काम करता है। कार्बन है ना, कार्बन फिक्स करवा रहा है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था वो ऑक्सीजन को भी फिक्स करवाता है, वो बाद में इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त ये MCQ में याद रखें, कार्बोक्सिलेज है कैल्विन। तो 6 मॉलिक्यूल, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन चुके हैं। ये एसिड्स हैं और आयंस की फॉर्म में है। 8 जो है ना, ये आयंस की फॉर्म को शो करता है। जो आप लोगों ने अगर एसिटेट है ना,
CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इससे CH3COO, ये एसीटेट आयन है। जब हाइड्रोजन निकलता है ना तो इसी तरह ये ग्लिसरिक एसिड का ग्लिसरेट आयन बन जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर करने नहीं है। तो 6 मॉलिक्यूल तैयार है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इनकी फास्फोरिलेशन होगी। 6 एटीपी आएंगे क्योंकि 6 मॉलिक्यूल है, 6 के 6 के साथ फॉस्फेट लगा देंगे, फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे लगा के जाएंगे। हर मॉलिक्यूल को एक एक एटीपी फॉस्फेट देता चला जाएगा। तो 6 के लिए 6 एटीपी आएंगे। अब इन 6 के 6 का नाम क्या, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये बन चुका हुआ है ये वाला। इसके भी 6 मॉलिक्यूल हैं, गिने 1 2 3 4 5 6 कम नहीं हुए अभी। तो एटीपी से फॉस्फेट निकाल के 1,3 बिस फॉस्फो, एक कार्बन 3 पे फॉस्फेट पहले से था और एक कार्बन 1 पे लगे। अब बच्चों इसकी करवाते हैं रिडक्शन, इसके अंदर ऐड करते हैं हाइड्रोजन प्लस इसके निकाल देते हैं फॉस्फेट। अच्छा, अगर निकलने ही थे फॉस्फेट तो ऐड क्यों हुए, एंजाइम की वजह से। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है ना उसका सबस्ट्रेट ही यही है। अगर यहाँ फॉस्फेट ऐड ना हो तो वो फॉस्फोग्लिसरेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज नहीं कर सकता, इसलिए पहले उसको 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो इस एंजाइम, जो यहाँ पे एंजाइम काम करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इसी तरह के नाम है, आपको मैं नाम नहीं करवा रहा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो वो अपने सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज करता है, इसलिए ये फॉस्फेट लेता है और फिर बाद में रिलीज भी करता है। हर मॉलिक्यूल से एक एक फॉस्फेट रिलीज भी हो जाएगा। तो ये दोबारा से मैं लिखूंगा कि 6 फॉस्फेट रिलीज हो गए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए। इसी स्टेप में फॉस्फेट सारों में से रिलीज हो गए कार्बन नंबर 1 से, और सबके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई, हाइड्रोजन आयन सबके अंदर ऐड हुए हैं, सबके अंदर ऐड हुए हैं। और अब ये कन्वर्ट किस चीज में हो चुके हुए हैं, शुगर के अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप में हाइड्रोजन गेन करने से एसिडिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डो ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, और फॉस्फेट 3rd कार्बन पे ऑलरेडी लगा हुआ। इसके भी 6 मॉलिक्यूल हैं बच्चों, 6 मल्टीप्लाई बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 6 मॉलिक्यूल। चेक करें फर्क क्या हुआ, फर्क बाद में आपसे दोबारा पूछूंगा, मैंने तो बता दिया। इनमें से एक मॉलिक्यूल, मैं दोबारा से ऐसे कर रहा हूं, इसमें 6 में से एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के तौर पर बाहर चला जाएगा, जो कि केल्विन साइकिल की प्रोडक्ट है, G3P, जो कि एक ट्रायोज है। बस ये मिलती है हमें केल्विन साइकिल में, ग्लूकोज सुलूकोज कोई नहीं बनता, सब झूठ है। ट्रायोज मिलती है ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्म में। बाकी 5 मॉलिक्यूल वापस साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। 5 कहां पर है, ये हमारी प्रोडक्ट थी जो निकल गई, जो हमने साइकिल में से निकाल ली। पीछे देखो 1 2 3 4 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट साइकिल में वापस एंटर हो गए। तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 5 वापस चले गए हैं। अगर 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मैं ऐसे करूं इनको 1 2 3, हाँ जी 1 2 3 4 5 वाले 3 नहीं बन गए, 1 डंडा 2 डंडे 3 डंडे, ठीक है। इनके कॉर्नर से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा, हट जाएगा, और क्या होगा, एक एक फॉस्फेट तीनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, 2 उधर ही जाया हो जाएंगे। 5 थे ना, अब इसको मैं आसान करके बताऊं तो ये इस तरह से हो गया, 1 2 3 4 5, दूसरा भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे थे ना, मैंने ऐसे कर दिया। 3 वाले 5 थे तो 5 वाले 3 बन गए, और तीनों के एंड पे एक एक फॉस्फेट आ गया। इस मॉलिक्यूल का नाम है RUP, रेबोलोस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड
राइबोलोज में कन्वर्ट हो गई है, 3 वाली शुगर 5 वाली शुगर में कन्वर्ट हो गई है और फॉस्फोरिलेटेड। अब क्या होगा आखिरी स्टेप के अंदर, रीजनरेशन के अंदर 3 एटीपी आएंगे और वो इसको फॉस्फेट देंगे, 3 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चेक करें, 3 फॉस्फेट आएंगे, तीनों को एक एक फॉस्फेट देंगे, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। नाउ दिस इज RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। दोबारा से चेक करें, वो खड़ा हुआ और ये लेटा हुआ है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, सेम वही चीज मैंने बना दी और 3 ही है ना, 1 2 3 रीजनरेट कर दिया। आपको निहायत ही खूबसूरती के साथ जो केल्विन साइकिल का प्रीकर्सर था वो रीजनरेट करके दिया। तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, इतनी ज्यादा डिटेल पड़ी, हमें मिला सिर्फ ट्रायोज। ये ट्रायोज जो है ना, इसी से आगे शुगर बनाई जाती हैं, इसी से आगे ग्लूकोज बन सकता है, इसी से आगे जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज चाहिए C6H12O6, तो 2 ट्रायोज मिलकर एक ग्लूकोज बना देंगी। इसी तरह 2 ग्लूकोज मिलकर एक माल्टोज बना देंगी, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बना देगी। सो इसी ट्रायोज से ही आगे जो भी चलाना है सो चलाना है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पाथवे ऑफ केल्विन साइकिल। अगर ये आप लोगों को समझ आ गया है तो मुझसे क्वेश्चन कर लें, ठीक है जी। तो जल्दी से इनकी चैट जरा खोलें, फिर मैं आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3PG वर्सेस G3P? क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? जो बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी। बहुत अच्छी समझ आई सर, अगेन समझाएं। बेटा रिपीट दोबारा शाम को कर लीजिएगा, आपको पता हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। अमेजिंग सर, क्लियर, वेरी गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेड माय डे, वेरी गुड, क्लियर है सर, क्लियर क्लियर। ये जो मैंने दूसरा फेरा लगवाया ना, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही बहुत है, परेशान ना हो, बस मुझे इसमें डिफरेंस बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3PG एंड G3P? दोनों की लुक सेम है, चेक करें, दोनों की लुक सेम है, डिफरेंस क्या है? लैक्टोज कैसे बनेगा? जब एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज मिलेंगे तो लैक्टोज बन जाएगा। 5G3P के 2 फॉस्फेट कहाँ गए? 2 फॉस्फेट गुम गए, ठीक है। देखें ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में, वो स्ट्रोमा में घूम फिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोबारा से एटीपी बनाने के अंदर इस्तेमाल होंगे। हाँ जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 3PG एंड G3P? जल्दी से बच्चों। G3P इज एन एल्डिहाइड एंड 3PG इज एन एसिड। ये लिखें, जल्दी से लिखें। ये कौन है बच्चों? ये एल्डिहाइड है, मतलब ये शुगर है, और कौन सी शुगर है? एल्डो शुगर है। और ये कौन है जी? दिस इज द एसिड, एसिड, ये एसिड है। दोनों फॉस्फोरिलेटेड है, दोनों क्या है? फॉस्फोरिलेटेड है, सो सिमिलैरिटी भी है। सॉरी उल्टा लिख दिया, ये एसिड है और ये आपका अल्लाह भला करे एल्डो शुगर है। ले जी, अब मुझे एक बात बताएं, कौन किसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है और कौन किसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है? जल्दी से, कौन किसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, कौन किसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है? चले, कौन किसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है और कौन किसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है? जल्दी से बच्चों, जो बताएगा शाबाश, जिसने सही बताया वो अपनी तरफ से ऐसे शाबाश दे लें। 3PG वाला जिसको सही जवाब मिल गया। अच्छा, जो 2 बच्चे कह रहे थे कि सर रिपीट कर दें, बेटे टाइम खत्म हो गया, आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा, नहीं समझा फिर सुन लीजिएगा। वो जो मैंने दूसरी मर्तबा फेरा लगवाया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलें जी, कौन किसकी? हाँ जी, G3P इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 3PG और 3PG इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ। चलें, केमिस्ट्री वाले सर भी है, मैं इनसे ही पूछता हूँ। एक्चुअल में हम लोग थोड़ा सा बायो में वो, जब भी एसिड की रिडक्शन होती है तो एल्डिहाइड बनते हैं जी। बिल्कुल सर, केमिस्ट्री वाले ने कंफर्म कर दिया, ये आप लोगों ने केल्विन साइकिल में याद रखना है जी। बिल्कुल, जब भी एसिड की रिडक्शन होगी तो एल्डिहाइड ही बनेंगे और शुगर हमारी एल्डिहाइड्स है। सो कंफर्म हो गया बाबा जी से। तो G3P
रिड्यूस फॉर्म है 3Pg की, और वो उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। क्लियर? शाबाश बच्चों। चले मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे अब इजाजत है। इंशाल्लाह जो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया उसमें से ही एमसीक्यूज होंगे, अगर उनमें से कोई मसला हुआ तो कल हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस भी कर लेंगे। मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और सबके लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज।